Hello students, I am your business studies teacher Navdeep and we are doing chapter number 1 of business studies class 12th. In my previous video, I taught you meaning and modern concept of management, relation between efficiency and effectiveness, characteristics of management. In today's video, I explain you objectives of management. There are three type of objectives: organizational objective, social objective and personal objective. Then importance of management and at last nature of management. So as I told you, there are three type of objectives of management. First is organizational objectives. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो वाले ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को अचीव करना चाहेंगे. मतलब वो वाले ऑब्जेक्टिव्स जिनका एम होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके, उसकी ग्रोथ की जा सके. तो तीन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर. फर्स्ट इज सर्वाइवल. अब एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइव कर पाना भी बहुत बड़ी बात होती है. कंपटीशन के आगे टिक पाना. तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा सर्वाइवल, कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम अपने बिजनेस को एग्जिस्ट करवा सकें. ज़्यादा नहीं तो इतना तो हो कि हमारी कॉस्ट ही निकलती रहे. मतलब हम ऐसा ना हो कि आउट ऑफ मार्केट हो जाएं, कंपटीशन को फेस ना कर पाएँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. देन प्रॉफिट. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो ऑर्गेनाइजेशन को. क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, वो रिस्क इसलिए ही लेता है ताकि उसको प्रॉफिट मिले. क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे प्रॉफिट कमाने के. देन ग्रोथ. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ग्रोथ करें. जो उनको प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को लगा के वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं. ये उनका गोल रहता है. जैसे अगर वो उनकी किसी एक सिटी में एक ही ब्रांच है तो वो सेकेंड ब्रांच भी अपनी ओपन कर सकते हैं. अगर उनका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल लेवल पर है तो उसको वो लार्ज लेवल पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं. सो दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. देन सोशल ऑब्जेक्टिव्स. अब देखो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आइसोलेशन में सरवाइव नहीं करती. मतलब वो अकेले में नहीं अपना प्रॉफिट कमा सकती. वो एक सोसाइटी में रह के प्रॉफिट कमा सकती है. सोसाइटी को वो अपने प्रोडक्ट सेल करेगी और तभी वो प्रॉफिट कमा पाएगी. अब अगर सोसाइटी उसको रिसोर्सेज दे रही है, उसको प्रॉफिट अर्न करने का मौका दे रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी सोसाइटी के लिए कुछ करे. तो क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, कि वो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट एक फेयर प्राइस पर प्रोवाइड करवाए सोसाइटी को. और जो भी सिविक एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे और इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करे. सोसाइटी के लोगों को के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे और ऐसी प्रोडक्शन टेक्निक्स का यूज़ करे कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, पोल्यूशन कम हो. ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए फुलफिल करती है. नेक्स्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. We can call it human objectives also and individual objectives also. अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन तो अपना जो गोल है वो अचीव कर लेगी, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ वाला. लेकिन वो कैसे अचीव करेगी? वो अपने एम्प्लॉयज़ की, सबॉर्डिनेट्स की, इन सब की हेल्प के साथ करेगी ना. तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन एम्प्लॉयज़ की टूवर्ड्स भी. यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं. अब अगर उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफ़िल करेगी ऑर्गेनाइजेशन तो वो मोटिवेटेड होकर और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं. तो कौन कौन से इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कि एम्प्लॉयज़ को, वो एम्प्लॉयज़ जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में,
तो उन एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करवाई जा सके, उनको प्रमोशन दिया जाए अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनके पास नई नई स्किल्स आएँ काम को करने की, उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी इससे और वो डेवलप करेंगे। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पीर रिकॉग्निशन भी चाहते हैं, मतलब उनके जो साथी हैं वो उनको रिकॉग्नाइज़ करें, उनको रिस्पेक्ट दें, तो ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट भी इस्टेब्लिश करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। सो दीज आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आप बताओगे कि मैनेजमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए, तो इन्हीं में से ही आपकी इम्पोर्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। These are importance of management. Number 1, management helps in achieving group goal. Then management increases efficiency. Then management creates a dynamic organization. Then management helps in achieving personal objectives. And last is management helps in development of society. So these 5 points I have explained you earlier in objectives or in features of management. So according to me, there is no need to explain these points again. But फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में, then you can comment me. I will solve your doubt. Last topic of today is nature of management. कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। तो कुछ ऑथर्स तो मानते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एज साइंस वर्क करती है, लेकिन कुछ ऑथर्स कहते हैं कि वो एज एन आर्ट है। तो इस चीज़ को आज हम समझेंगे कि वो साइंस है या आर्ट है या बोथ है या बोथ ही नहीं है। सो फर्स्टली मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखो जो साइंस है वो क्या होती है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, ऑब्जर्व फाइंडिंग्स, फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड इवेंट्स। तो क्या ये सभी चीज़ें मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होती हैं? अगर ये सभी चीज़ें मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होंगी तो ऑब्वियस है कि हम मैनेजमेंट को साइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फीचर्स क्या हैं साइंस के, पहले हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब देखो जो साइंस है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट है वो भी तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ना। हमारे पास मैनेजमेंट की स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, आप बिजनेस स्टडीज़ की बुक कर रहे हो जैसे, तो ये भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है, इसमें भी आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो ये भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली फीचर मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है और साइंस में भी प्रेजेंट है। देन सेकेंड इज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, रिएक्शंस की जाती हैं एंड केमिस्ट्री लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, कुछ उससे बाहर फील्ड में जाकर भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो साइंस है वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल्स, एक्सपेरिमेंट्स तो मैनेजमेंट में भी होते हैं, बट जो साइंस के प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं कि एक बार उन्होंने जो कंक्लूज़न दे दिया तो हर बार वही कंक्लूज़न निकलेगा, उनको अप्लाई करने का सेम वे रहता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के बेस पर बनाए जाते हैं, और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी वो वेरी करता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है इतने जितने कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर हम इस फीचर को देखें साइंस की, तो साइंस की ये वाली फीचर प्रेजेंट तो है लेकिन पार्शियली प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए इस फीचर के बेस पर अगर हमसे पूछा जाए कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, सो we will answer management is an inexact science, not exact science. Okay, then universal validity.
यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब हर जगह एक ही तरीके से अप्लाई होना। तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको आप जब मर्जी जहाँ मर्जी अप्लाई करो वो सेम वे से ही अप्लाई होंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह सेम वे से अप्लाई नहीं होते, वो पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करते हैं, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो साइंस की ये वाली फीचर है वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। तो इन कंक्लूज़न हम कह सकते हैं कि जब हम इन तीनों फीचर्स को कलेक्टिवली देखें तो इन तीनों फीचर्स के बेस पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो इन एग्जैक्ट साइंस तो है बट प्योर साइंस या एग्जैक्ट साइंस वो नहीं है। देन मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है? वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसको प्रैक्टिकली जिसको अप्लाई किया जाता है, इसके लिए स्किल की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस की नीड होती है। तो आर्ट की क्या क्या फीचर्स हैं देखते हैं कि क्या ये प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। सो फर्स्ट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब देखो आर्ट में म्यूज़िक, राग्स एंड ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब कुछ आता है, तो इन सब की थ्योरेटिकल नॉलेज पहले दी जाती है, उसके बाद इस सभी को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। जैसे राग होते हैं तो ये पहले थ्योरेटिकल इनकी नॉलेज दी जाती है, फिर बाद में इनके प्रैक्टिस कराई जाती है। तो वैसे ही हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, थ्योरेटिकली भी है ये, ठीक है। तो ये वाली फीचर तो प्रेजेंट है मैनेजमेंट में आर्ट की। सेकेंड फीचर ऑफ आर्ट इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब देखो कि जब थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली आर्टिस्ट ने तो उसको कैसे अप्लाई करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जो उसने राग्स सीखे, सभी म्यूजिशियंस ने सेम राग सीखे होते हैं, लेकिन उसको वो अप्लाई कैसे करते हैं अपनी पर्सनल स्किल का यूज़ करके, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैसे ही अब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो है तो सभी मैनेजर्स के लिए सेम, लेकिन वो उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं अपनी पर्सनल स्किल का यूज़ करके, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि आर्ट की ये वाली जो फीचर है ये भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। देन थर्ड फीचर ऑफ आर्ट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कि जो आर्टिस्ट होते हैं जब उन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली तो उसके लगातार प्रैक्टिस करते हैं और कुछ ना कुछ उसमें क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करते हैं अपनी पर्सनल स्किल्स का यूज़ करके। ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है, जो डिफरेंट स्कॉलर्स होते हैं अलग अलग सिचुएशंस जब उनके सामने आती हैं तो वो उनके ऊपर रिसर्च करते हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव लेके आने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ नया फाइंड आउट करने की वो कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सो हाउ कैन वी कंक्लूड इट? When we will compare all these three features of art with management, so we can say all these features are present in management, so we can call management as an exact art. So on the basis of these features we can call management is both as science and art. Now next topic is, can we call management as a profession? So firstly you should know the definition of profession. Profession can be defined as an occupation. Profession एक occupation होता है जिसमें specialized knowledge की need होती है और training की need होती है, जिसमें की जो entry है उसको restrict किया जाता है। कैसे कि अब जैसे मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, तो मुझे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है, इसके लिए मेरे पास डिग्रीज़ होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए और मेरे पास प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। जब हम बीएड करते हैं उसमें हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे हमने टीच करना है स्टूडेंट्स को, और इसमें जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे बोला जाता है कि टीचर्स के लिए बीएड की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर्स के लिए एमबीबीएस की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। तो जो प्रोफेशंस होते हैं उनमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब हर कोई किसी भी प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता। ओके, नाउ हियर आर सम फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। फर्स्ट इज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज।
जो प्रोफेशन है उसमें एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। जैसे मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, तो यहाँ पर भी मेरे पास एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। एंड एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर विल बी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देन अब हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट फीचर है ये तो प्रेजेंट है मैनेजमेंट में प्रोफेशन की, बट देखते हैं कि क्या आगे वाली फीचर्स भी प्रोफेशन की मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं। सेकंड है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये भी मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू बताया, जैसे कि हर कोई किसी भी प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता। तो वैसे ही जो मैनेजमेंट है इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं जो MBA की डिग्री की रिक्वायरमेंट को कंपलसरी रखते हैं, लेकिन फिर भी लीगली ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक कि मैनेजर्स बनने के लिए MBA की डिग्री होनी चाहिए। तो अभी के लिए तो ये वाली फीचर प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में प्रोफेशन की, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। देन थर्ड फीचर इज़ प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रोफेशनल एसोसिएशंस कैसे होते हैं? जैसे जो लॉयर्स होते हैं उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है। तो ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं। तो जो लोग डॉक्टर्स या लॉयर्स होते हैं उनको खुद को इसके अंडर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। वैसे ही जो मैनेजमेंट है, इसमें जो मैनेजर्स हैं उनको खुद को किसी के अंडर, किसी ऐसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लीगली रजिस्टर्ड करवाना अभी तक ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। तो अभी के लिए ये वाली जो फीचर है प्रोफेशन की, ये मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे AIMA इन न्यू दिल्ली एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता। तो यहाँ पर क्या होता है कि रजिस्टर्ड करवाया जाता है मैनेजर्स को, लेकिन ऑल ओवर इंडिया अभी तक ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। देन फोर्थ फीचर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। तो ये जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके अंडर जो प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड होते हैं, ये उनके लिए एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करती हैं, उनको बताती हैं कि उन्होंने इसी तरीके से बिहेव करना है, इन नॉर्म्स को फॉलो करना है। तो जैसे जो डॉक्टर्स हैं कि वो फुल डेडिकेशन के साथ अपने पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, इस तरीके से इनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। पर मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर्स के लिए अभी तक ऐसा कुछ लीगली कंपलसरी नहीं है। सो वी कैन अगेन से this feature of profession is not present in management, but very soon it will be included with statutory backing. Last feature of profession is service motive. किसी भी आप प्रोफेशन की बात कर लो तो उनका मेन मोटिव होता है सर्विस देना लोगों को। जैसे जो डॉक्टर है उनका मोटिव होता है कि वो अपने पेशेंट्स को डेडिकेशन के साथ ट्रीट करें। जो लॉयर्स हैं उनका मोटिव होता है कि वो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुने और उनको सॉल्यूशन दें। लेकिन जो मैनेजमेंट है उसका मेन मोटिव क्या है आज की डेट में? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल। जो उसका सोशल ऑब्जेक्टिव है वो तो अभी काफ़ी पीछे है, मतलब बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देती हैं। तो अभी तो हम बोल सकते हैं कि प्रोफेशन की ये वाली फीचर प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन वेरी सून ये भी, इसको भी स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल जाएगी। So in conclusion, we can say only one feature out of 5 is present in management. So we cannot say management as a profession, but we can say management is on the way of becoming profession. Okay, so this is all for today. Thank you. In my coming video, I will explain you about levels of management. So keep revising this. Please like, share and comment if this video is useful for you. Thank you.